बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे पीर से लेकर जुमेरात तक हम इस महफिल को सजाते हैं रात 11:05 पर और गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। बहुत कुछ हो रहा है जनाब पाकिस्तान स्पोर्ट्स में और बिलखुसूस क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पर है और फ्राइडे को जो है वो सकलैन मुश्ताक साहब का जो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के लिए इसलिए जा रहा है क्योंकि फ्राइडे को जो है वो पाकिस्तान की जो मसरूफियात हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अपने अख्ताम को पहुंच रही हैं और उसके साथ साथ ही जो इंटरिम सिलेक्शन कमेटी है उनका भी फ्राइडे को टेन्योर पूरा हो रहा है। अब उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग होगी और पाकिस्तान सुपर लीग के बाद बाबर आजम की जो तीनों फॉर्मेट में क़यादत है इसके हवाले से भी फैसला होना है, क्योंकि जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट की कप्तानी के हवाले से क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा कंसर्न है और जो स्टेटस को है उसको तोड़ने की और उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर और आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद होंगी कि जिनका पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। दोनों ही अपने वक्त में बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं। एक ऐसे बैट्समैन है कि जो अपने वक्त से शायद कहीं पहले पैदा हुए, ब्लास्टर बैट्समैन, अपने इदारे के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया, कराची के लिए बहुत ज़्यादा सर्व किया, और जबकि दूसरी जो शख्सियत हैं वो जो है वो लाहौर से भी खेले, इस्लामाबाद से भी खेले और हबीब बैंक की एक मजबूत बैटिंग लाइन का एक बड़ा अहम सतून है। कौन है ये दोनों, इनसे हम आपका तारुफ भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान में मेहमान टीम का बहुत ख्याल रखा जाता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का सिलसिला जारी रहेगा। पिवट पॉइंट, शान मसूद को नायब कप्तान बनाकर गलती की गई। हमसे टीम पूरी नहीं होती और अलग अलग टीमों की बात हो रही है। आकिब जावेद, हुकूमत की तब्दीली के साथ वोट में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। अगर कप्तान बनाया है तो उसको सिखाएं, तब्दील करना हल नहीं। सईद अजमल, रात को सो रहा है चेयरमैन, सुबह फारग, और जो सुबह आ रहा है वो आते ही उसने सबसे पहले हार बंदे को फारग। वसीम अकरम एक मास्टर थे जिनके हाथों में गेंद बोलती थी। सचिन तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। कोशिश होगी कि सीरीज में अच्छी फाइट करें और अच्छे रिजल्ट दें। आलिया रियाज, ऑस्ट्रेलिया का सीरीज से दस्तबरदारी का ऐलान गैर मुतवक्की और गैर मुनसिफाना है। इस फैसले पर आईसीसी को बाज़ाब्ता खत लिखेंगे अफगान क्रिकेट बोर्ड। जब तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बचकाना फैसला खत्म नहीं करेगा, बीबीएल में शिरकत नहीं करूंगा। अफगान क्रिकेटर नवीन उल हक। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने जिस तरह टॉप स्टोरीज में देखा कि कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज़ का डिसाइडर खेला जाएगा। दोनों टीमें एक रोज़ा मैचेस में कामयाबी हासिल कर चुकी हैं और कल तीसरा और आखिरी एक रोज़ा मैच खेला जाएगा और कई लिहाज से बहुत सारे लोगों के लिए आखिरी मैच होगा इंटरिम सिलेक्शन कमेटी के हवाले से और सकलैन मुश्ताक के 10 ओवर के हवाले से। जिस तरह मैंने प्राइम की इब्तिदा में कहा कि आज दो ज़बरदस्त बैट्समैन मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़बरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन साजिद खान और उनके साथ ज़बरदस्त टॉप ऑर्डर बैट्समैन मुजाहिद जमशेद साहब। दोनों को हम शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान साहब, मुजाहिद जमशेद साहब, कैसे हैं आप? अली भाई, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ। साजिद भाई के साथ गुफ्तगू आगाज करते हैं। साजिद भाई, सबसे पहले तो अब ये बताइए कि आपने बड़ी सरफराज के लिए आवाज़ उठाई और सरफराज अब टीम में आ गए हैं और जी स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा कि मुसलसल और मुसल खुल के अपने बात की सरफराज के हवाले से। मुजाहिद जमशेद साहब ने भी जब हमारे शो में गो के जब वो इंग्लैंड में थे और जब वो पाकिस्तान आए उस वक्त इन्होंने सरफराज के हवाले से बात की और अब हमने देखा कि सरफराज को खिलाया गया और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से सरफराज ने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करके दिया। साजिद भाई क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अली सलमान। यकीनी तौर पर ये क्रेडिट जाता है सरफराज अहमद की दयानतदारी, ईमानदारी की। उसने मेहनत नहीं छोड़ी। जिस तरह 51 टेस्ट मैच खेले हैं और 51 टेस्ट मैच जो 49 जो टेस्ट मैच खेला था, जो आपको भी पता होगा, 50 रन और 10 कैच पकड़े थे। ना है लोगों ने उसको पाकिस्तान क्रिकेट के एक बैरिट क्रिकेटर के साथ नाइंसाफी की। 4 साल तक उसने मेहनत को नहीं छोड़ा। हर शोबे में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। अगर फर्स्ट क्लास की बात करूं, उसमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग वनडे की बात करूं, प्रैक्टिस की बात करूं, पाकिस्तान सुपर लीग की बात करूं, मगर अल्लाह ताला ने यकीनी तौर पर हकदार को हक दिया। जो उनकी वालदा ग्राउंड में उनके बेटे ने सेंचुरी बनाई, जिस तरह रो रही थी, तो ये पूरी दुनिया में एक इमेज गया है। नौजवान नस्ल के मॉडल सरफराज अहमद ने जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है,
उम्मीद की किरण को नहीं छोड़ा। जिस तरह उसने 300 रन बनाए और जिस तरह उसने सेंचुरी बनाई है, मैंने आपकी टूर्नामेंट हुआ, मैंने आपकी सीरीज हुआ, और ये क्रिकेट के लिए बहुत खुशहाइन बात है। मगर क्या सरफराज अहमद के 4 साल कौन जवाब देगा? सरफराज अहमद तो तीनों फॉर्म में कैप्टन थे, जिस तरह उसने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, मगर जिस तरह ओडीआई टीम अनाउंस की 2 साल बाद हारिस सोहेल को आप अनाउंस करते थे, 130 ओडीआई खेलने वाले को उसको आप दूध में मक्खी की तरह निकालते हैं। मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ, 8 साल पहले सरफराज अहमद ने सेंचुरी बनाई थी श्रीलंका में, मोइन खान का झगड़ा हुआ था। उस वक्त सरफराज अहमद ने मुझे फोन किया था, आप मुझे साजिद भाई टेस्ट मैच में मैंने 100 किया, ओडीआई की टीम में सिलेक्ट किया। मोइन खान ने कोशिश की मगर उसको वहां से भेजा गया, हेडॉग लग रही है पाकिस्तान में, अब वापस पाकिस्तान में चले जाए। उस वक्त के कोच साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, वर्ल्ड क्लास बॉलर थे वकार यूनुस। तो ये चीज आपको बताना जरूरी था। ये कोई आज से नहीं हो रहा है, पिछले 8 साल से हो रहा है। ठीक है साहिद भाई, मुजाहिद भाई को भी जरा शामिल करते हैं। मुजाहिद भाई, जिस तरह भी साहिद भाई बात कर रहे हैं कि सरफराज हो या बाबर आजम हो या रिजवान हो, क्योंकि हम रिजवान की परफॉर्मेंस को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अगर सरफराज अच्छा खेल रहे हैं तो हम रिजवान की परफॉर्मेंसेस को भूल जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही सिनारियो अब पैदा हो गया है जो मोइन खान और राशिद लतीफ का था कि एक खेलता था तो एक बाहर बैठता था। अब पूरा पाकिस्तान जो है वो सरफराज की बात कर रहा है। कराची में भी बात हो रही है, कराची की जो पॉलिटिक्स है, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, उसमें भी सरफराज की बातें हो रही हैं कि जो है वो पॉलिटिशियन है वो भी सरफराज को डिस्कस करें। हर तरफ सरफराज हो रहा है। और मुझे याद है कि आप जब इंग्लैंड में थे, आपने जब भी जो हमारे शोज में आप जब आए, आपने सरफराज का जिक्र किया। आपको बतौर क्योंकि आपके साथ भी बड़ी ज्यादती होती रही है डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देने के बावजूद, आपको कितनी खुशी हो रही है कि एक ऐसा प्लेयर कि जिसको बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया गया था, कहा गया था अब क्रिकेट उसकी खत्म हो चुकी है, 49 टेस्ट मैच में उसके फुल स्टॉप लग गया था, चौथी की उर्दू की किताब में उसका नाम शामिल था, उसके नाम पे एक वो सबक शामिल किया गया, लेकिन उसने ऐसा सबक दे दिया जब बहुत सारे एमबीए पास लोगों के लिए सबक साबित हुआ। देखिए अली, 2-3 चीजें होती हैं जो कि मेरा ख्याल है कि आपके कोचिंग स्टाफ और कप्तान के माइंड में हमेशा होना चाहिए। देखिए हम कभी कभार नेबर कंट्री की बात करते हैं तो उनके इसी वर्ल्ड कप में 4 ऐसे बैट्समैन थे जो विकेट कीपिंग के साथ साथ मेन विकेट कीपर थे, फिर बैट्समैन थे, जिसमें कार्तिक था, जिसमें केएल राहुल था, जिसमें पंत था और एक आधा और विकेट कीपर। 4 विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे थे। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप सरफराज को टोटली राइट ऑफ कर दे और उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दे, सिर्फ बेंच के ऊपर बिठा के। किसी को आप ये तो नहीं कर सकते कि वो छोटी मोटी अपने एक्सपीरियंस की बात ना करे, जिसको आप कंसीडर करते हैं एज ए सियासत के जी। वो डॉकआउट में बैठ के या होटल के किसी कमरे में एक तो जूनियर प्लेयर्स के साथ जब डिस्कस करेगा तो सियासत पे ही बात करेगा, वो अपनी बात करेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप अंदर अभी क्रिकेट बाकी है, जिस तरह सरफराज में भी क्रिकेट बाकी है, अगर हम देखें ऐसी इनिंग्स खेली, अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात करें, जिस तरह के प्रेशर में वो आके उन्होंने इतनी आउटस्टैंडिंग चारों इनिंग्स में प्रेशर में है, और उस सिचुएशन में अगर मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा हूँ जिसमें उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ तो मेरा दिल फट जाना है। तो इतना प्रेशर किसी कप्तान पे जिसने चैंपियनशिप जीती, जिसने आप पे T20 में लगातार आपको टॉप पे रखा 26 या 3 साल लगातार, तो ऐसे कप्तान को, और उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं थी कि जिसको आप ये कह सकते कि बुरी परफॉर्मेंस से बाहर हो गया। नो डाउट कप्तान पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसको जो प्रेशर होता है उसको सामने रखते हुए उसको थोड़ा सा मार्जिन भी देना चाहिए। तो ये चीजें थी जिसको लैक किया। थैंक और शाहिद अफरीदी को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है जिन्होंने आते ही थोड़ा सा प्रेशर डाला कि जी एक तो टीम का हिस्सा होने के साथ साथ उसको मैच भी खिलाना है। 14 में तो आ गया, 14 में तो वो पहले भी था, लेकिन जो 11 में है उसका क्रेडिट शाहिद अफरीदी को जाता है। देखिए क्योंकि मुझे भी क्योंकि दिलेर इंसान ही दिलेराना फैसले कर सकता है। जो एक ऐसे शख्सियत जो हमेशा से यस मैन रहा हो, एक ऐसी दब्बू पर्सनैलिटी जिसको आम जबान में कहते हैं कि जिसकी कोई अपनी पर्सनैलिटी ना हो, हमेशा किसी ना किसी का साया बन के वो पर्सनैलिटी चली हो। टीवी में आए हो तो 2 लोगों का साया बन के उन्होंने अपना कैरियर आगे बढ़ाया, क्रिकेट में आए तो लोगों के कंधों पर चढ़ के उन्होंने क्रिकेट खेली। तो ऐसी शख्सियत जो है वो कभी भी जो है वो ना इंसाफ कर सकती है, ना टीम में मेरिट को लेकर आ सकती है। लेकिन चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के जाने ही जो हमने देखा कि टीम के अंदर तब्दीलियां भी नजर आई और फिर जो है वो फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर को भी टीम में शामिल किया गया और सरफराज को भी शामिल किया गया। लेकिन सरफराज भी जो है, जिस तरह हम सरफराज को नहीं भूले थे, साजिद खान, मुजाहिद जमशेद और दीगर लोग नहीं भूले थे, इस तरह सरफराज भी जो है वो अपने दोस्तों को नहीं भूले। उन्होंने भी साजिद खान साहब के हवाले से एक मैसेज दिया है, वो भी आपको सुनवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि अगर हमने सरफराज को नहीं बुलाया था तो सरफराज भी सरफराज होने के बाद यानी अपनी कामयाबियों के बाद अपने उन मौसनों को नहीं भुला सके और उन शुक्रिया भी अदा करते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे नजर आते हैं। साजिद खान साहब, आपके लिए एक बड़ा एक एक्सक्लूसिव मैसेज दिया है सरफराज ने, क्या कहा है जरा सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे यूएसए में अपनी फैमिली के साथ। और साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने का। आप हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और अंडर-19 से लेकर अब तक जब भी करियर में उतार चढ़ाव आया तो हमेशा साजिद भाई आपकी रहनुमाई रही, आपकी सपोर्ट रही। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में भी हमारा साथ बहुत अच्छा रहा। और हमेशा जब भी आप टीवी में बैठे तो हमेशा डिज़र्विंग लड़के की बात की, जिन्हें परफॉर्मेंस की है उनकी बात की। और मुझे उम्मीद है कि साहब अच्छे काम को जारी रखेंगे और जो भी डिज़र्विंग लड़का होगा उसके लिए ज़रूर टीवी पे आवाज़ उठाएंगे। तो साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। जी, सुना आपने कि साजिद खान साहब को सरफराज ने नहीं बुलाया और साजिद खान साहब ने जितना हमारे शोज़ में बात की है सरफराज ने भी उसको याद रखा है। लेकिन साथ साथ जनाब सईद अजमल साहब भी इन दोनों खबरों की ज़ीनत बने हुए। और सईद अजमल का ये कहना है कि जनाब हुकूमत की तब्दीली के साथ बोर्ड में तब्दीली नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर तब्दीली अच्छी चीज़ के लिए तो इसमें क्या बुराई है। साजिद भाई, पहले आपसे आपका इनपुट मैं लूँगा इस पर कि अगर बोर्ड में तब्दीली हुई है तो हमने देखा शाहिद खान आफरीदी आ गए, बोर्ड में तब्दीली हुई है हमने देखा कि सरफराज की टीम में वापसी हो गई, बोर्ड में तब्दीली हुई है हमने देखा शकील शेख साहब, वो लोग आए जो क्रिकेट में काम करते हैं। इस्लामाबाद से खुद भी मुजाहिद जमशेद साहब भी खेले हैं। कितने ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको उनका अपना शहर नहीं खिला रहा था, अपना इलाका नहीं खिला रहा था, उनको शकील शेख ने इस्लामाबाद से खिलाया। तो वो लोग आए कि जो ग्रास रूट क्रिकेट में काम कर रहे हैं। एक एक दो दो मैच खेलने वाले लोग अब चले गए सारे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो सिफारिश पे आए थे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का 4 साल में बेड़ा गर्क किया, खिलाड़ियों को बेड़ा किया, शकील शेख साहब का जिक्र किया, विराट कोहली पे इन्होंने बाबर की अगर बात की जाए, बाबर को तो लाहौर नहीं खिला रहा था। और बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको शकील शेख आपने अपने घर में रखा है, क्रिकेट को खिलाया। शकील शेख का तो लेवल बदल नहीं हो सकता है, 4 और उनकी 40 साल खिदमत को तो कोई ठुकरा नहीं सकता। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितना रमीज राजा, मोहम्मद हफीज, उनके जो नाहल सेलेक्टर जो दो बोर्ड में आज में क्रिकेट का बड़ा गर्क खुल्ला किया, मैंने क्या कदम किया, जिंदा मिसाल आपके सामने मौजूद है। आज पाकिस्तान क्रिकेट में उम्मत की किरण काम करने को तैयार है। बोर्ड ने पाकिस्तान के डिपार्टमेंटों को जिस तरह खोलने की तैयारी की है, तो पाकिस्तान का रोजगार होगा, डिपार्टमेंट के खिलाड़ी की पैदावार होगी। और ये जितने भी पाकिस्तान के खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास बनाए गए वो डिपार्टमेंट की पैदावार थी। और जिसने पाकिस्तान के रैम्बो की बात करूं, रमीज राणा जो चंद साथियों को क्रिकेट बोर्ड में अगर देखा जाए कुछ एंड अपना यूट्यूब चैनल को ओब्लाइज किया, उसके अलावा किसी को भी लाइक रखा हुआ था। और मोहम्मद वसीम ने तो वो काम किया जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी क्रिकेटर 17 टेस्ट मैच खेले उसने। 17 टेस्ट खेलने वाला अगर पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर को, तो पाकिस्तान की क्रिकेट यहीं जाएगी। बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क किया। अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए 1,35,40,000 रुपए लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में अगर 1 लाख रुपया बढ़ाया तो उन लोगों को थोड़ी मिलना है, वो तो वैसे बेचारे गरीब लोग, इन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाई थी। आज क्रिकेट बोर्ड में अगर काम करना चाह रहे हैं तो क्रिकेट बोर्ड में उस तरह का काम अब नहीं कर सकते, उन्होंने पास में कर दिया। क्रिकेट का तरीन दिन जब हुआ, आप 3 टेस्ट सीरीज इंग्लैंड से हारे और पाकिस्तान की 17 तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज खत्म हो गई। अब नया अच्छा साहब, एक और भी चीज है, मैं आपने भी जो बात की डिपार्टमेंटल क्रिकेट की, अब ये मुजाहिद जमशेद साहब मेरे सामने बैठे हैं। जब इन्होंने ग्रेड 2 की टीम बनाई थी तो और ये डिपार्टमेंट क्रिकेट को देख रहे थे, हबीब बैंक से खेलते हुए आए थे, सैयद पेपर मिल की इन्होंने टीम बनाई। एक प्लेयर को मैंने इनको कहा कि आप इस प्लेयर को देखें, और इन्होंने उसको देखा और टैलेंट पे इन्होंने उसको अपनी टीम में लिया। और फिर दुनिया ने देखा कि वो केपी के लिए, पेशावर के लिए कैसा खेला। रेहान आफरीदी वो विकेट कीपर था जिसके इनके साथ खेलने के बाद उसने बहुत ज्यादा बूस्ट हासिल किया। तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है मुजाहिद भाई बड़ी जरूरी है। आप खुद भी डिपार्टमेंट क्रिकेट खेल कर आए, ये डिपार्टमेंट क्रिकेट के दरवाजे बंद किए गए और किसी सूरज जो थे वो रमीज राजा साहब थे या वसीम खान थे, उसको खोलने के लिए तैयार थे। उससे कितना नुकसान हुआ, क्योंकि ना सिर्फ क्रिकेटर को नुकसान हुआ बल्कि आप जैसा कोच भी जो है वो तंग आके, हालात से तंग आके वो इंग्लैंड जो है वो माइग्रेट कर गया था। बिल्कुल अली, ये तो सरासर ज्यादती थी, इसमें तो दो राय ही नहीं है और ना इस पे कोई ज्यादा डिबेट करने की जरूरत है। गलत जो काम है वो गलत है, इसको सही नहीं हो सकता। इन्होंने जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को गुड बाय कहा वो एक बड़ी नाइंसाफी थी, ना सिर्फ क्रिकेट के साथ नाइंसाफी थी बल्कि उन प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी थी जो क्या कहते हैं कि स्कूल लेवल से एक ख्वाब देखना शुरू होते हैं कि हम जाके
डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलेंगे। डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है पहला उनका टारगेट होता था, फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का टारगेट था, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमेशा डिपार्टमेंटल ही रहा है। और उनका जो मैनेजमेंट का स्टाइल था, या जिस तरह वो प्लेयर्स को कैरी करते थे, जिस तरह की वो अकोमोडेशन देते थे, जिस तरह का वो उनकी प्लानिंग करते थे, फ्यूचर प्लानिंग करते थे, जिस तरह वो मौका देते थे, मैं समझता हूँ कि शायद ये चीज रमीज को भी बड़ी सताए कि ये चीज उसको अपने दौर में जरूर करनी चाहिए थी। नो डाउट नया सेटअप आया, नई चीजें तो होंगी, लेकिन इसमें सबसे नई चीज यही होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। अब अफसोस होता है यहाँ पे बैठ के, जिस तरह आपने बात की, साजिद ने बात की, अफसोस होता है कि यार डिपार्टमेंट क्रिकेट अब दोबारा शुरू होगी तो थोड़ा सा शर्म फील होती है कि इस चीज को खत्म नहीं होना चाहिए। आप दोनों से मेरा सवाल है, मुजाहिद जमशेद साहब, अगर आपकी जिंदगी में हबीब बैंक नहीं होता तो क्या आज मुजाहिद जमशेद होता? नहीं, देखें, ये तो अभी मैंने बात की है ना कि हमें डिपार्टमेंट क्रिकेट को गुड बाय कहने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है, बल्कि ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद की जाए। देखें ना, 600-700 ऐसा स्पोर्ट्समैन ना सिर्फ क्रिकेट की रीजन बंद करने से दूसरे हॉकी, फुटबॉल और दूसरे डिपार्टमेंट भी इफेक्ट हुए। ये खान साहब, इमरान खान को ये चीज सोचनी चाहिए थी कि आया मैं सिर्फ क्रिकेट के 6 रीजन नहीं बना रहा, मैं दूसरी स्पोर्ट्स को भी बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा हूं। अच्छा, आपने इमरान खान का जिक्र कर दिया, गो के मेरा इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, लेकिन मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं बताता चलूं कि मुजाहिद जमशेद साहब वो मुजाहिद जमशेद साहब हैं जब शायद इमरान खान साहब के साथ 10 आदमी भी नहीं खड़े होते थे, उस पर मुजाहिद जमशेद साहब सपोर्ट करते थे। अगर आप इजाजत दें तो मैं बता सकता हूं, लेकिन क्या आप खुश हैं उस जो क्रिकेट के लिए इमरान खान साहब ने किया? नहीं, मैं देखें, जो इमरान ने अपने दौर में क्रिकेट को डैमेज किया बगैर किसी प्लानिंग के। एक तो जब भी कोई बड़ा प्लेयर्स उनसे मीटिंग करने जाता था, 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा उनको टाइम नहीं देते थे, ये एक तरह सा नाइंसाफी थी उसके दौर में। देखें, मैं किसी एज ए पॉलिटिशियन हो या चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन हो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं आपकी पॉलिसी के। ठीक है, जो पॉलिसी आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट, देखे हमने आज तक नहीं देखा अली कि डिपार्टमेंट क्रिकेट में कोई सिफारशी प्लेयर खेला। हाँ, इक्का दुक्का दुनिया में हर जगह पे खेलता है, चाहे आप वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे इवन के साउथ अफ्रीका में देखे 3 सिफारशी प्लेयर खेलते हैं। आपको अच्छे 3 काले प्लेयर खेल नहीं खेले जो तो मकसद ये है कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप एज ए स्पोर्ट्समैन वजीर आजम हो और सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हो वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो। इस तरह नहीं होना चाहिए। हमें तो बड़े उम्मीदें थी कि क्रिकेट और ठीक है साहब, आपको क्या लगता है कि अगर पीआईए आपकी जिंदगी में नहीं होता तो आज साजिद खान होते? क्योंकि भले आपने कराची के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, आपने कराची के लिए बैट कैरी भी किया है, लेकिन बाल फिर भी पीआईए का एक रोल है आपकी जिंदगी में। इस तरह भी सरफराज ने भी आपका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पीआईए में अंडर 19 क्रिकेट में आपने शुरू से उनको सपोर्ट किया। क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो खत्म की गई थी डिपार्टमेंट क्रिकेट और बहुत सारे न सिर्फ खिलाड़ियों के बल्कि पूरी फैमिलीज को जो है वो रोजगार उनसे छीन लिया गया? बहुत प्यारी बात कह ली सलमान, जब हम पीआईए नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं होते। पीआईए ने हमें रोजगार दिया और यकीनी मॉडरेटर मास्टर हनीफ मोहम्मद साहब का मैं हमेशा शुक्र अदा करता हूँ, उन्होंने हमें पीआईए में रखा। पीआईए हॉकी क्रिकेट स्क्वाड में वर्ल्ड चैंपियन थी और पीआईए का तो रोल नेवल बदल हो ही नहीं सकता। अब्दुल हफीज खान साहब ने जो पाकिस्तान के डिपार्टमेंट में खोले थे, अगर इमरान खान को 87 डिपार्टमेंट बंद करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया जीत जाता तो इमरान खान उसके बाद अगर वो 87 डिपार्टमेंट बंद हो जाता, हसीब हसन साहब क्रिकेट बोर्ड पर याद होगा, उसको बड़े पावर हेडॉक लगाने की कोशिश की थी, मगर उससे भी अल्लाह ताला ने लोगों की दुआ थी काम, मगर डिपार्टमेंट बंद करके आपने पाकिस्तान के क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने भी वही किया, लोगों की दुआ का बड़ा असर था। देखें, डिपार्टमेंट 92 वर्ल्ड कप जीता है, 2009 22 जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता। आज के दौर में भी वो खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हुए हैं तो डिपार्टमेंट से खेले, और डिपार्टमेंट कोई आम प्लेयर नहीं होता, उनके फैमिली को मेडिकल देता है, उनके खिलाड़ी को और चीजें की फवाद देता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे देता है। डिपार्टमेंट क्या करता था, ये आप रमीज की बात कर रहे हैं, रमीज भी एक एलाइट बैंक की पैदावार थे, 57 टेस्ट खेले और 4 सेंचुरी उन्होंने बनाई है, 190 वनडे खेले, मगर जब किसी बोर्ड में आए, चेयरमैन बने, आज मुझे बताओ जो बात कर रहा है रमीज, वो रिजवान ने खेला गया पाकिस्तान के 40 ओडीआई खेले हैं, 2020 का प्लेयर है, लॉबी बना के क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया और मेरिट का कत्ल कर दिया। रोक सकते तो रोको, आया नहीं आया सरफराज ने करे नहीं करे, हकदार का हक नहीं रोक सकते। ठीक है साहब, जरा मैं
वो तो रोक सके नहीं रोक सके, लेकिन बहरहाल मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक लूंगा और जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो जरा रमीज राजा साहब के ट्रेनर को थोड़ा सा मैं और भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि जहां हम ये बातें कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट से बड़ा नुकसान पहुंचा, उसको बंद करना है, वहां और भी ऐसी चीजें जो रमीज भाई को शायद डैमेज कर गई और आज लोग शायद जो एक आम क्रिकेटर है वो ये नाम सुनना भी शायद नहीं चाहता। बहुत मैं हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन जितने क्रिकेटर से मेरी बात की है सबने ही कहा अच्छा है यार जान छूटी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं रमीज राजा साहब के रिजीम के हवाले से, जहां और बहुत सारी बातें हुई। शायद उन्होंने मीडिया और खिलाड़ियों के दरमियान फासले बहुत ज्यादा खड़े कर दिया, या उनके जो एडवाइजर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा फासले मीडिया में और खिलाड़ियों के दरमियान पैदा कर दिया, क्योंकि हमारा उस वक्त भी ये कहना था और अब भी ये कहना है कि आप क्रिकेट खिलाओ, हम क्रिकेट दिखाएं। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें ऐसा फंडा नहीं है कि आप अपने क्रिकेटर्स को हमसे छुपाओ। और बड़ी अजब बात है कि जिस मुल्क में मुजाहिद जमशेद जैसे प्लेयर हों, जिस मुल्क में और इंटरनेशनल प्लेयर हों, वहां पे हमें वो बैटिंग की टेक्निक सिखाती खवातीन क्रिकेटर नजर आती हैं कि जिनका अपना एवरेज जो है वह मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्रिकेट की मुख्तलिफ वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें कि जो अजहर अली को, हफीज को, एरन फिंच को, बाबर आजम को बैटिंग की टेक्निक सिखा रही होती हैं। यह भी रमीज राजा साहब और उनसे पहले वसीम खान साहब का ही एक बड़ा जबरदस्त कारनामा था, जिसपे हमेशा से मुझे बड़ा एतराज रहा है और मैं आज ऑन एयर भी एतराज कर रहा हूं। लेकिन साथ साथ एक और भी एतराज के बाद एक एतराफ भी किया है, और वो क्या सचिन तेंदुलकर ने, उन्होंने कहा कि वसीम अकरम के हाथ में गेंद बोलती थी, और आपके तो भाईजान है वसीम अकरम, साजिद भाई। देखिए, इस भाईजान ने तो सचिन तेंदुलकर को कभी फ्रंट पे आने ही नहीं दिया, और भाईजान की जो क्वालिटी थी वो बैकफुट पे बैट्समैन को भगा देते थे। फ्रंट फुट पे उनको आज तक कोई भी खेलने वाला बैट्समैन ही पैदा नहीं हुआ। उसकी क्लास ये थी, उसने दुनिया के क्रिकेट सारे बैट्समैनों को बैकफुट पे कराया, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बदकिस्मत दी है, किसी रोल उनकी खिदमत का फायदा नहीं रहा। अगर हमने 2023 वर्ल्ड कप जीतना है तो वसीम अकरम की खिदमत का फायदा लेना चाहिए। मुजाहिद भाई से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आपने तो नेट में खेला होगा, मुजाहिद भाई ने तो हबीब बैंक से खेलते हुए भी खेला होगा, नेट पे भी खेला होगा। मुजाहिद भाई आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने फेस किया होगा यकीनन वसीम अकरम को। मेरा कप्तान था यार, जब मेरा ऑस्ट्रेलिया का टूर था, तो मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है वसीम भाई को। देखिए, उनका कंट्रोल और उनका जो वर्किंग स्टाइल था, जो हार्ड वर्क था उनका, उनको अपने आप को बैक करना आता था। उसको पता होता था किस बॉलर को मैंने कब बाउंसर मारना है, कब आगे लेके आना है, कब आउट स्विंग करना है। कंट्रोल बहुत ज्यादा था। वो सही कहते हैं, सचिन ने सही कहा कि उनके हाथ में बॉल जो है वो बोलती थी, और जब चाहते थे, जिस पिच पे चाहते थे उस तरह की बॉल करते थे। यही उनकी पूरी दुनिया ने, सिर्फ सचिन ने तारीफ नहीं की, पूरी दुनिया के जितने भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर बैट्समैनों की बात कर रहा हूं मैं, जो नंबर 6-7 नंबर के बैट्समैनों की बात नहीं कर रहा, उन्होंने हमेशा वसीम को नंबर 1 बॉलर ही पाया है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आसिफ की बात करूं, बुरा नहीं होगा, क्योंकि आसिफ के हाथ में भी बहुत बोलता। बिल्कुल सही कहा आपने, और उनके हाथ में गेंद बोलती थी। और क्योंकि जो वसीम अकरम ने जो अपनी किताब लिखी है उसमें उन्होंने ये बताया कि उनके सूंघने की जो सेंस थी वो भी बड़ी अच्छी थी। वो जो उनकी सूंघने की जो सिक्स सेंस, एक सेंस है ना वो सूंघने वाली, तो वो भी उन्होंने बड़ा अच्छा उसका इस्तेमाल किया है। शायद इसलिए गेंद उनके हाथ में बोलती भी बहुत अच्छी थी। बहरहाल आपने कप्तान की बात की है, आपको प्रोएक्टिव और 1 माइक्रो सेकंड दूसरे बॉलर से या बैट्समैन से हमेशा आगे होना पड़ता है, ताकि आप उससे आगे का सोचेंगे तो आपका दुनिया में नाम बनेगा। तो अच्छा, प्लस पॉइंट था। मुजाहिद भाई, अभी आपने कैप्टनसी की बात की, मेरे दोनों से सवाल करूंगा, क्विकली मुझे जवाब दीजिएगा कि अभी बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से बहुत ज्यादा बात हो रही है और कहा जा रहा है कि इनका स्टेटस को ब्रेक करने की बात की जा रही है, बहुत इनकी अथॉरिटी है उसको ब्रेक करने की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है कि वाकई बाबर आजम की अथॉरिटी है? क्योंकि अभी मिसबा ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि बाबर आजम को जानबूझ के तंग किया जा रहा है। देखिए, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये हमारा एक रवायत है कि कोई जब बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा होता है या अपनी चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई ना कोई ट्रबल मेकर जरूर होता है आपके लेफ्ट राइट। ब्लैक शीप्स इज एवरीवेयर, तो ये हो सकता है प्रॉब्लम हो। लेकिन जो एक कैप्टनसी का स्टाइल है वो उनका कोई उस तरह का नहीं है जिस तरह हम वसीम अकरम को देखते थे। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन से फॉर्मेट में बाबर को रहना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट से उनको छोड़ देना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ओडीआई इज द बेस्ट फॉर्मेट, लेकिन उसमें भी उसको कैप्टनसी नहीं करनी चाहिए। T20 में तो वो उसकी जगह भी नहीं बनती, टू बी ऑनेस्ट। अगर वो 4-5 नंबर पे बैटिंग करे तो उसकी टीम में जगह भी नहीं बनती। ठीक है, साहिब भाई आपको क्या लगता है? साहिब भाई आप क्या कहते हैं कि बाबर आजम की जो कैप्टनसी उस पर क्या बात करेंगे, और कौन से फॉर्मेट में उनको रहना चाहिए या कौन से फॉर्मेट उनको छोड़ देना चाहिए?
देखिए, एक तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो वो है, मगर एज ए कप्तान जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कप्तानी की उस तरह की नहीं की जिस तरह सरफराज करते थे, मोइन खान करते थे, ग्रेट वसीम अकरम करते थे, ग्रेट टॉप लेवल के कप्तान थे। बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, उनको फौरी तौर पे T20 का कप्तान बना देना चाहिए और ओडीआई का टेस्ट मैच का सरफराज को बनाना चाहिए। सरफराज से अच्छी कोई चॉइस नहीं है। बोल तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सरफराज का ओडीआई 120 ओडीआई खेले 2019 वर्ल्ड कप का जो साहिल भाई, सेमीफाइनल आप मेरे मुख्तलिफ शोज में कहते रहे बाबर स्लो खेलता है, उसकी T20 में जगह नहीं है। मुजाहिद जमशेद जैसे हिम्मत तो करें ना कि वो वहां लाहौर में बैठ के बोल रहे कि वो T20 में उसकी जगह नहीं बनती। आप अमेरिका में बैठ के बोल रहे हैं कि बाबर आजम को T20 खिला देनी चाहिए। पहले आप कहते रहे उसकी जगह नहीं बनती। देखिए, मैं ये एक बात जो कह रहा हूँ, जगह बनती नहीं बनती, अब लॉबी भी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, मगर आप मुझे ओडीआई टेस्ट मैच के कप्तान तो पहले अनाउंस करें कि सरफराज टेस्ट मैच का अनाउंस हो रहा है कप्तान, हाँ। अगर ओडीआई के भी तो अनाउंस करें ना। वर्ल्ड कप 2023 वर्ल्ड कप खेलने आपने जाना है इंडिया में, तो सरफराज को व्हाइट बॉल का कप्तान बनाए ना। आपकी कारकर्दगी जमीन आसमान ठीक का। है। आप मुझे बताइए, आप न्यूजीलैंड एक मिनट न्यूजीलैंड की जो मैच खेले हैं, दूसरा मैच आपकी ना फील्डिंग ना बॉलिंग ना प्लाइंग 10-15 ऑफिशियल होंगे, जिस कोच को ये पता हो मेरा अगला कांटेक्ट होगा ही नहीं, वो टीम का रिजल्ट क्या होगा। और आप मुझे बताइए, नवाज ने आके कैसे ये बात कह दी हमारी फील्डिंग उस तरह की नहीं थी। भाई, आपकी कप्तानी बैठती, आपके खिलाड़ी बैठते, आपको जो टीम सेलेक्ट की थी उस तरह जीतना ही नहीं चाहते थे। कल जो मैच खेला जाएगा, शान मसूद ठीक है। खेलेगा। अच्छा इंडिया की साहिल टीम भाई, में खेलेगा। साहिल भाई, शान मसूद को वाइस कैप्टन बनाना कैसा फैसला है, हाँ या ना? देखिए, ये फैसला पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का है, किसी खिलाड़ी का नहीं है। जैसे पहले भी आप मुझे बताइए, बाबर को कप्तान किसने बनाया था? डंके की चोट पे किसी ने बनाया था ना उसको, ठीक है। 2 साल कप्तान बनाया फॉर्मेट का। ठीक है, ठीक है। मुजाहिद भाई, आपको कैसा लगता है एक बंदा जिसकी प्लेयर जिसकी जगह ही नहीं बन रही टीम में, उसको वाइस कैप्टन बना दिया? आकिब जावेद कह रहे हैं गलत फैसला है, सब कह रहे हैं गलत फैसला है। देखिए, आप अभी वर्ल्ड कप के फाइनल में गए, उसके बाद इमीडिएटली ये जो चेंज आई, नो डाउट आपकी जो बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उसको चेंज करना पड़ा, क्योंकि अब लगता यही था कि रिजवान की टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं बनती। तो जगह वाकई आप कह सकते हैं कि शान मसूद इज अ राइट चॉइस, क्योंकि मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद के बारे में सोचा जा रहा था कि उसमें एबिलिटी ज्यादा एज ए कैप्टन, क्योंकि मुल्तान की वो कैप्टनसी कर चुके हैं और बड़ी अच्छी कप्तानी की। ऐसा नहीं है कि हमने उसको कप्तानी करते हुए उसमें कुछ फ्लॉस एक आधे छोटे मोटे होंगे, लेकिन उनमें कप्तानी की एबिलिटी है। अच्छा, अभी कप्तानी की आप बात कर रहे हैं ना, कप्तानी की, अभी आपने कहा वसीम अकरम मेरा कप्तान था अंडर 19 में, जब मुझे याद है इंडिया पाकिस्तान की टीम गई थी, आप वाइस कैप्टन थे, मोइन खान कैप्टन थे। एज ए कैप्टन जो आपने मोइन खान को देखा, वसीम अकरम को देखा, क्या आपको लगता है कि स्पार्क, अगर मैं सरफराज की तो एक अलग चीज है, बाबर आजम और अगर शान मसूद की, रिजवान की बात करूं या शादाब की बात करूं, इनमें किस में इतना स्पार्क है? देखिए, बड़ा सेंसिबल क्रिकेटर है। अगर बात करूं तो शान मसूद में स्पार्क है एज ए कैप्टन, जो कि टीम को कैरी कर सकता है, लेकिन कप्तान होने के साथ साथ आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ता है, इतना परफॉर्म करना पड़ता है कि जब आप किसी को ऑर्डर करते हो तो आपकी से इतनी हो कि आपकी बात मानी जाए। तो यहाँ पे ये चीज शान मसूद जरूर लैक करता है कि उसकी परफॉर्मेंस का लेवल उस तरह नहीं है कि वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर सके। ये चीज वो लैक करता है। इसमें बाबर को प्लस पॉइंट है, लेकिन कप्तानी के लिए आपको कई चीजें भूल के आपको उस कैप्टन की जरूरत होती है जो डिसीजन मेकर, टाइमली गुड डिसीजन मेकर हो और उसको ब्रेवली डिसीजन लेने आते और सिचुएशन को रीड करने की ability है। साहिब भाई, कल आखिरी एक रोजा मैच खेला जाएगा, फाइनल है ये, सकलैन का भी आखिरी टेन्योर का आखिरी मैच है, उनका कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं रिन्यू होगा या नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है कि नहीं होगा। शायद यूसुफ का भी शायद ये आखिरी असाइनमेंट होगा, सिलेक्शन कमेटी का भी शायद ये आखिरी असाइनमेंट होगा। कितना इंपॉर्टेंट है ये मैच कल का, क्योंकि सीरीज को भी यही डिसाइड करेगा। जी साहिब भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज को डिसाइड करेगा, लोगों के कैरियर को डिसाइड करेगा, ओडीआई के कप्तान का डिसाइड करेगा। जो सिलेक्शन कमेटी जो है वो भी मतलब रहना चाहिए शायद तो 2023 वर्ल्ड कप तक। मगर मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो आईसीसी चैंपियनशिप पॉइंट है, पाकिस्तान अगर 130 पॉइंट के साथ अगर ये मैच जीत जाता, दूसरा मैच जो पाकिस्तान की नाअहली की बात है उसमें खिलाड़ियों की कारकर्दगी उस तरह की नहीं जिस तरह की होनी चाहिए। मगर जुब्बे को जैम पैक क्राउड हो, एक बेहतरीन पिच गैर म्यारी थी, पिच उस तरह की बीएफ नहीं कर रही थी। हालांकि पहले ओडीआई में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो मैच हारी है, वो अपने गलती से उन्होंने काम कर लिया दूसरे ओडीआई में, और अपने जो प्लान किया था किसको आप फेवरेट कह रहे हैं कल? आखिरी सवाल है, किसको फेवरेट कह रहे हैं कल? किसको फेवरेट कह रहा हूँ? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा टॉस, और आज की जो मेरे अपने जराए बताते हैं पिच बेहतरीन होगी। जो 2020 जो ओडीआई मैच खेले गए उसमें यकीनी तौर पर
ठीक है साहिद भाई, ठीक है साहिद भाई, थैंक यू सो मच। मुजाहिद भाई मुझे क्विकली बता दें कौन सी फेवरेट है, मुझे फाइंड अप करना है मुजाहिद भाई जल्दी से। आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी न्यूजीलैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ पे मैच ठीक नहीं है। खेली, देखिए उनके मुजाहिद भाई 10 सेकंड है, जल्दी से बता दें। कल न्यूजीलैंड स्लाइडी न्यूजीलैंड फेवरेट है मुजाहिद जमशेद साहब की, और साहिद खान साहब कह रहे हैं कि टॉस बड़ा वाइटल होगा। आज के लिए बस इतना ही, इस हफ्ते का हमारा ये लास्ट शो था। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।